वेलकम टू माय चैनल। आई एम सूरज झा और आज इस वीडियो में मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस चैप्टर का पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा, जो कि 2025 से लेकर 2019 तक जितना भी नीट एग्जाम हुआ है, नॉट ओनली मेन एग्जाम। ठीक है, मैं अभी अगला स्लाइड शो कर रहा हूँ। दीज आर द नीट क्वेश्चंस आई हैव कलेक्टेड एंड मैंने अरेंज करा हुआ है इसके क्वेश्चंस को। और आज की वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चंस के जितने भी इस जो नीट का एग्जाम का ये जो पेपर है, इसमें से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस से जितना भी क्वेश्चंस आया वो मैं साइड में मैंने रेड कलर से पेन से लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इस सबको मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो 25 में तो जीरो क्वेश्चन था, मतलब 25 में ऑन दिस चैप्टर देयर वाज नो क्वेश्चन। लेकिन 24 में दो क्वेश्चन था, 24 झाझर में दो क्वेश्चन था, 24 रीनिट हुआ था जिसमें दो क्वेश्चन था, 23 में एक क्वेश्चन, 23 मणिपुर में एक क्वेश्चन था, 2022 का मेन एग्जाम में दो क्वेश्चन था, 2022 का अब्रोड वाला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, 2022 गंगानगर में दो क्वेश्चन, 2021 में सिर्फ एक एग्जाम हुआ था मेन एग्जाम जिसमें दो क्वेश्चन, 2020 का दो क्वेश्चन, 2020 कोविड वाले में दो क्वेश्चन, 2019 का दो क्वेश्चन एंड 19 ओडिशा का दो क्वेश्चन। टोटल इतने सारे सेट्स से मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मैंने पहले एक्सट्रैक्ट करके उसको मैंने अरेंज करके रखा हुआ है और मैं इस वीडियो में वो सारा सॉल्व करूँगा। ओके, तो चलो पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने क्वेश्चन होंगे जो कि आज सॉल्व करना है इस वीडियो में। 2 + 2 4 + 2 6 7 8 + 2 9 8 + 2 10 सॉरी 11, after that 11 + 2 13, 13 + 2 15, 15 17 19 21 23. So total we will solve 23 questions of the breathing and exchange of gas जो कि NTA ने पूछा है। So these are the most important, these are the PYQs by the way, okay, and PYQs are the most important questions एंड NTA ने अभी तक जितना भी एग्ज़ाम दिया है वो सारा मैंने पेपर्स इस वीडियो में सारे पेपर से जितने भी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे सब मैंने इसमें डाल रखा है और आपको जस्ट पढ़ना है और सॉल्व करना है। आई होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर को पहले रिवाइज कर लिया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसमें पहले एक्सप्लेन भी करूँगा एंड देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग देख सकते हो जैसे कि आप लोग ये ब्लू कलर से मेरा चैनल का नाम है एक्सप्लेनर, जो कि आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। नाउ द चैप्टर नेम इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। पीवाई की 2025 से 2019 तक का सारा क्वेश्चन है इसमें फॉर नीट 2026। तो सबसे पहले 2025 में देयर वाज नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये ये जो क्वेश्चन है ये रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी सब टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है। एंड आप लोग जैसे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे मैंने अरेंज कर रहा था, मैं जब अरेंज कर रहा था तो मुझे पता चला कि एवरी अल्टरनेट ईयर देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस सब टॉपिक, जो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी है। इस सब टॉपिक से अगर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, इस सब टॉपिक से कंपलसरी एक क्वेश्चन आएगा ही, जो कि रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी है। तो दैट सब टॉपिक मैंने सोचा कि चलो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 4 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा अगर आप लोगों ने ये सब टॉपिक पढ़ लिया। तो इस वीडियो में मैं उस सब टॉपिक को भी ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी सब टॉपिक के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन पर मैंने एनसीईआरटी लेकर आ गया है और एनसीईआरटी में रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज का ये जो मैंने फोटो रखा हुआ है ये एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिस्पायरेटरी वॉल्यूम जो होता है, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम मैं लिख लूँ, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम के अंदर 4 टर्म आते हैं। वन टर्म इज टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीवी बोलते हैं। अनदर इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम लोग आईआरवी बोलते हैं। ठीक है, एंड अनदर इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम लोग ईआरवी बोलते हैं। ठीक है, एंड अनदर इज रेजिडुअल वॉल्यूम,
जिसको हम लोग आरवी बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर 4 टर्म ऑफ रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। ओके, नाउ अब हम लोग रिस्पायरेटरी वॉल्यूम तो जान गए। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम के अंदर 4 ठो जो टर्म आता है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम लोग जानेंगे रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज क्या है। तो रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग अ, ये जो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम आप लोग देख रहे हैं, ईवी प्लस आईआरवी अगर कर दिया, मतलब व्हेन वी ऐड 2 और मोर रिस्पायरेटरी वॉल्यूम वी गेट रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। रिस्पायर अगर हम लोग 2 और मोर रिस्पायरेटरी वॉल्यूम ऐड कर दें तो वी गेट रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। चलो रिस्पायरेटरी कैपेसिटी मैं पहले लिख लेता हूँ। रिस्पायरेटरी कैपेसिटी, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज के अंदर क्या क्या आता है हम लोग वो भी जानेंगे। रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज के अंदर आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम लोग आईसी बोलते हैं। उसके बाद आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम लोग ईसी बोलेंगे। उसके बाद आता है, क्या आता है बोलो तो, उसके बाद आईसी हो गया, ईसी हो गया। चलो देख लेते हैं। एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ओके, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आता है। उसके बाद 4 नंबर में क्या आता है, वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम लोग वीसी बोलेंगे। उसके बाद आता है टोटल लाइन कैपेसिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे टीएलसी। तो ये हो गया रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड ये हो गया रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके, इसी के बारे में, इन्हीं सब के बारे में हम लोग रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी सब टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। इसी से क्वेश्चन है। ओके, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम के अंदर हो गया टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। एंड रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज के अंदर आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, नाउ चलो, अब लोग हम लोग अब ब्रीफ तो समझ गए। अब चलो हम लोग अब इस चैप्टर को रीड, मतलब इस सब टॉपिक को हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। तो ये टाइडल वॉल्यूम आप लोग जब देख रहे हो, टाइडल वॉल्यूम मतलब टीवी। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है पता है? नॉर्मल रिस्पायरेशन के वक्त जो वॉल्यूम हम लोग इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, देखो। जब भी टाइडल वॉल्यूम आए तो आप लोग कौन सा वर्ड खोजना, नॉर्मल खोजना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी टाइडल वॉल्यूम आए तो नॉर्मल खोजना, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल रिस्पायरेशन में जो हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन करते हैं और एक्सपायर आउट करते हैं, तो उसको टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। एंड अप्रोक्सीमेटली टाइडल वॉल्यूम में 500 ml एयर हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं, और या फिर हम लोग 500 ml एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है। आगे का रीड करते हैं। A healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute. 6,000 to 8,000 ml per minute. अब ये 6,000 to 8,000 ml per minute मतलब क्या होता है? चलो मैं हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। 6,000 to 8,000 ml पर मिनट मतलब क्या होता है? देखो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है रिस्पायर करता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, रिस्पायर करता है हेल्दी ह्यूमन 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ पर मिनट। ओके, पर मिनट 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है, ओके, रिस्पायर करता है। एंड एक बार टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर कितना करता है? 500 ml। हम लोग मिनट निकालेंगे, मिनट में 12 बार रिस्पायर करेगा तो 12 इंटू अगर हम लोग 500 करेंगे तो 6,000 आएगा, ठीक है। वही ऊपर का बात हो रहा है, ऊपर का बात हो रहा है। और 16 इंटू 500 भी करेंगे तो कितना होगा? 8,000 होगा। सेम यही है। तो टाइडल वॉल्यूम हो गया 500 ml, एक बार इंस्पायर करेगा। लेकिन वही टाइडल वॉल्यूम हम लोग अगर 1 मिनट का निकालेंगे तो 6,000 टू 8,000 पर मिनट टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर और एक्सपायर होगा। ओके, तो पर मिनट का निकाला हुआ है। तो आप लोग समझ गए 6,000 टू 8,000 ml पर मिनट मतलब यही टाइडल वॉल्यूम जो कि 1 मिनट का निकाला हुआ है। अंडरस्टैंड? नाउ हम लोग समझेंगे आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है। हम लोग इसको अंडरलाइन करेंगे, दिस वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। आईआरवी मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन। चलो इसको मैं एक ग्राफ से समझाता हूँ, ठीक है।
एक बॉक्स में बनाऊंगा, उसके बाद उस बॉक्स को आप लोग समझो, ठीक है। वेट, आई विल यूज पेन नाउ। तो एक लाइन हमने ऐसे बनाया, एक लाइन हमने ऐसे बनाया, ठीक है। नाउ ये हो गया टाइडल वॉल्यूम का बॉक्स, ये हो गया इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम का बॉक्स, ये हो गया एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम का बॉक्स। अभी मैं लिखूंगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये टाइडल वॉल्यूम का बॉक्स मतलब इसमें हम लोग एक्सपायर करेंगे नॉर्मल एंड नॉर्मल एक्सपायर करेंगे। ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी, ठीक है। आईआरवी मतलब क्या? आफ्टर इंस्पायरिंग टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर हम लोग फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं, उसको हम लोग आईआरवी बोलेंगे। आईआरवी मतलब आईआरवी मतलब अ पर्सन कैन, देखो हम लोग पढ़ेंगे, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन। फोर्स लगा के जो आदमी, जो इंसान इंस्पायर करेगा, उसको हम लोग आईआरवी बोलेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व बोलेंगे। फोर्स लगा के अगर इंस्पायर करा तो हम लोग आईआरवी के बॉक्स में चले जाएंगे। अगर नॉर्मली हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं तो हम लोग टीवी के बॉक्स में रहेंगे, और इस बॉक्स को हम लोग ईआरवी बोलेंगे, इस बॉक्स को हम लोग आरवी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉर्मल इंस्पायर कर रहे हैं तो टीवी के बॉक्स में रहेंगे, अगर हम लोग फोर्स लगाकर इंस्पायर कर रहे हैं तो वो आईआरबी के बॉक्स में चले जाएंगे। और अगर अगर हम लोग फोर्स लगा के एक्सपायर कर, जैसे पहले इंस्पायर करा उसके बाद हम लोग एक्सपायर करेंगे, इंस्पायर मतलब हम लोग इनहेल करा उसके बाद हम लोग एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल करने के बाद हम लोग अगर फोर्स लगा के एक्सहेल किया तो हम लोग ईआरबी के बॉक्स में आ जाएंगे, ओके। तो इसको बोलेंगे फोर्स, ईआरबी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। आईआरबी को हम लोग बोलेंगे फोर्सफुल इंस्पायरेशन, टीवी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। ये जो आरबी का बॉक्स देख रहे हो, इसको हम लोग अल्टर नहीं कर सकते। ये अमाउंट ऑफ जितना आरबी के बॉक्स में जितना अमाउंट ऑफ एयर है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और इसको हम लोग क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि यहाँ तक हम लोग एक्सपायर झेल ही नहीं कर सकते, इसीलिए, ठीक है। और इतना अमाउंट ऑफ एयर हम लोगों के लंग्स के अंदर होना चाहिए, नहीं हुआ तो लंग्स में गेट कोलैप्स। वो हम लोग जानेंगे बाद में, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, जस्ट ये टर्म हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी कहाँ थे एनसीईआरटी में? हम लोग अभी एनसीईआरटी में हम लोग अभी एनसीईआरटी में कहाँ थे? हम लोग फोर्सिबल इंस्पायरेशन थे। तो जब भी कोई भी फोर्सफुल इंस्पायरेशन आया तो हम लोग आईआरबी टिक मारेंगे, ठीक है। तो एवरेज अब कितना होता है एमएल, तो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो 2500 ml टू 3000 ml ऑफ ऑक्सीजन और एयर, 2500 ml टू 3000 ml एक इंसान फोर्स लगा के इंस्पायर कर सकता है, इसका मतलब यही है, ठीक है। आईआरबी का मतलब है कि हम लोग फोर्स लगा के इंस्पायर कितना कर सकते हैं, कि कितना अमाउंट ऑफ एयर हम लोग फोर्स लगा के इंस्पायर कर सकते हैं। तो 2500 टू 3000 ml ऑफ एयर हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं। नाउ विल मूव टू ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वही बात है, अब इसमें हम लोगों ने आईआरबी में हम लोग ने फोर्सफुल इंस्पायरेशन पढ़ा था, ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन पढ़े, ठीक है। बात वही है जो मैंने टेबल में पहले ही आप लोगों को समझा दिया है कि अगर हम लोगों ने फोर्स लगाकर इंस्पायर करा तो आईआरबी के बॉक्स में चले जाएंगे, अगर हम लोग फोर्स लगा के एक्सपायर किया तो ईआरबी के बॉक्स में चले जाएंगे, ठीक है। ईआरबी का कितना एमएल होता है? तो हम लोग फोर्स लगा के 1000 टू 1100 ml ऑफ एयर निकाल सकते हैं अपने बॉडी से। नॉर्मल तो हम लोग निकाल सकते, नॉर्मल हम लोग कितना निकाल सकते हैं? नॉर्मल हम लोग 500 ml निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने फोर्स लगा के निकाला तो 1000 टू 1100 ml ऑफ ब्लड हम लोग, ml ऑफ एयर, सॉरी, 1100 ml ऑफ एयर तक हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मतलब यही है, जस्ट डिफिनीशन आप लोग दिमाग में रखो, आप लोग जब ये समझ जाओगे और क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ईजी होगा। अब हम लोग देखेंगे आरबी, जो कि रिस्पायरेटरी वॉल्यूम का 4 नंबर का टर्म है, आरबी, जो कि रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और रेजिडुअल वॉल्यूम में मैं एक वर्ड अंडरलाइन करूंगा, रिमेनिंग। जब भी आप लोग रेजिडुअल वॉल्यूम आपको मैच करने के लिए बोले तो आप लोग रिमेनिंग वर्ड खोजना, ठीक है। रेजिडुअल का मेन इंपोर्टेंट, रेजिडुअल का मीनिंग ही होता है रिमेनिंग, ओके, मैं लिख भी दूंगा। रेजिडुअल मीनिंग मतलब रिमेनिंग, रेजिडुअल का मीनिंग होता है रिमेनिंग, ओके, इतना ध्यान रखना। जस्ट मैंने कि आप लोगों को अगर डिफिनीशन याद नहीं हो रहा तो आप लोग बस ये वर्ड याद रखना, रेजिडुअल मतलब रिमेनिंग, रेजिडुअल मतलब रिमेनिंग, रेजिडुअल मतलब रिमेनिंग।
इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। जब भी रेजिडुअल आया तो आप लोग रिमेनिंग लगाना। तो इसका मतलब क्या, अभी मैं बॉक्स के अंदर समझाता हूँ। तो देखो, अब नॉर्मल मतलब टीवी, अगर फोर्स लगा के हम लोगों ने इंस्पायर किया तो आईआरबी, अगर फोर्स लगा के एक्सपायर किया तो आईआरबी, और जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को हम लोग नहीं टच कर सकते, जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अंदर ही रह जाता है, लंग्स के अंदर ही रहता है, उस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को हम लोग, उस अमाउंट ऑफ एयर को हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। देखो हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर रिमेनिंग रह जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा, उस अमाउंट ऑफ, उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। और ये एवरेज में 1100 ml से लेकर 1200 ml तक होता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ओके। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो जो आप लोगों को पढ़ना है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो रेजिडुअल वॉल्यूम आया तो रिमेनिंग खोजना है। एवरेज में कितना होता है, 1100 टू 1200 जो ml ऑफ एयर होता है वो लंग्स में रिमेनिंग रहता है, वो बचा हुआ रहता है, रेजिडुअल रहता है, ठीक है। जिससे हमारा लंग कोलैप्स होने से बच जाए, जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग समझने के लिए 1100 से 1200 ml ऑफ एयर वी कैन नॉट एक्सपायर इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद भी हम लोग ये अमाउंट ऑफ एयर, हम लोग ये वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग एक्सपायर नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? ओके। तो हम लोगों का रेजिडुअल वॉल्यूम कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव टू रेजिडुअल कैपेसिटी, सॉरी, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम हम लोगों का कंप्लीट हो गया, राइट। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम इज कंप्लीटेड, ओके। नाउ रिस्पायरेटरी वॉल्यूम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज पर, ओके। नाउ रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बाय एडिंग अ फ्यू रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, मतलब व्हेन वी ऐड टू और मोर रिस्पायरेटरी वॉल्यूम वी गेट रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। एंड रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज को पल्मोनरी कैपेसिटीज भी बोला जाता है, जो कि आप लोगों को मैं अभी लिखता हूँ। जो ये आप लोग देख रहे हो पल्मोनरी कैपेसिटीज, यहाँ पे तो पल्मोनरी कैपेसिटीज लिख दिया है, फिर लेकिन यहाँ पे रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज लिखा है। तो ये पल्मोनरी जो आप लोग देख रहे हैं, रिस्पायरेटरी को पल्मोनरी भी बोल सकते हैं। रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज ऑल्सो कॉल्ड एज पल्मोनरी कैपेसिटी। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि पल्मोनरी कैपेसिटी क्या है। देखो, रिस्पायरेटरी को पल्मोनरी भी बोल सकते हैं, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी और पल्मोनरी कैपेसिटी जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज का डिफिनीशन क्या हुआ, व्हेन वी ऐड टू और मोर pulmonary volume और टू और मोर रिस्पायरेटरी वॉल्यूम वी गेट रिस्पायरेटरी कैपेसिटी और पल्मोनरी कैपेसिटी, जो भी बोल सकते हैं। रिस्पायरेटरी को हम लोग पल्मोनरी बोल सकते हैं, which can be used in clinical diagnosis. Okay, I'll leave it. This is not that much important. Clinical diagnosis. चलो हाइलाइट्स यूज करेंगे। आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। क्या बोल रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। चलो हम लोग बॉक्स बनाते हैं इसका और देखते हैं। देखो क्या बोल, ये जैसे कि हम लोगों ने ये टेबल हम लोगों ने पढ़ रखा है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये हो गया टाइडल वॉल्यूम, ये हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गया एक्सपायरेटरी, ये हो गया आरबी, ओके। कलर चेंज, ये हो गया टीबी, ये हो गया आईआरबी, ये हो गया टीआरबी, ये हो गया आरबी, ओके। तो क्या बोल रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक इंसान ने इंस्पायर किया नॉर्मली, एक इंसान ने एक्सपायर किया नॉर्मली। अब आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल अब एक्सपायर करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, कितना कर सकता है, तो नॉर्मली तो एक पर्सन इंस्पायर करेगा ही एक्सपायर करने के बाद, इनहेल करेगा ही एक्सहेल करने के बाद, राइट। उसके बाद एक इंसान का कैपेसिटी कितना है, उसका कैपेसिटी उसका फोर्स भी है, वो फोर्स लगा के भी इंस्पायर कर सकता है, तो इतना उसका कैपेसिटी हुआ ना। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, ऑफ इंस्पायरेशन कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, राइट। नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद जितना कैपेसिटी होगा, जितना अमाउंट ऑफ एयर वो इंस्पायर करने का उसका कैपेसिटी होगा, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी।
तो आईसी मतलब क्या हुआ, आईसी मतलब हो गया नॉर्मल प्लस फोर्सफुल इंस्पायरेशन। टी आई सी इज इक्वल्स टू टी वी प्लस आई आर बी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या बोल रहा है कि इतना आप लोग ये फॉर्मूला समझे, ठीक है। सॉरी, रेड कलर इज नॉट यूज, आई विल इरेज इट, आई विल यूज येलो कलर highlighter. So just you know this टीवी प्लस आई आर बी, टीवी प्लस आई आर बी कहाँ से है आप लोग समझ गए ना, कि नॉर्मली एक पर्सन ने इंस्पायर करा, उसके बाद नॉर्मली एक पर्सन ने एक्सपायर कर दिया। अब नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद एक इंसान का इंस्पायर करने का जितना कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कितना कैपेसिटी है, तो नॉर्मल इंस्पायर टीवी करेगा प्लस फोर्स लगा के इंस्पायर करके आई आर बी करेगा। तो टीवी प्लस आई आर बी इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन। Okay, so this includes tidal volume and inspired. Tidal volume of total volume of air a person can inspire. Okay, after normal expansion, after expiring the tidal volume, a person, the capacity of a person to inspire, that is tidal volume, normal inspiration plus force लगा के inspire is called inspiratory capacity. Understand? I think you got it. Now expiratory capacity. Expiratory capacity is just उल्टा of inspiratory capacity. अब इसमें क्या बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, पर्सन कैन एक्सपायर, अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मली इंस्पायर करने के बाद जितना अ वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन का कैपेसिटी है एक्सपायर करने का, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। जो कि मैं अगर टेबल में बताऊं, मित्रों, वेट मित्रों, जैसे एक इंसान ने नॉर्मली इंस्पायर कर लिया, अब उसके बाद में जितना उसका कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी है उसका, देखो ग्रीन कलर यूज करूंगा मैं, कितना कैपेसिटी है नॉर्मली एक्सपायर करने का कैपेसिटी, उसके बाद फोर्स लगा के एक्सपायर करने का कैपेसिटी है, तो इतना कैपेसिटी, राइट। तो ये क्या हुआ, ये हो गया टीवी प्लस ई आर बी, राइट। तो टीवी प्लस ई आर बी आप लोग समझ गए होंगे, एक पर्सन का जितना नॉर्मली अब देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मली इंस्पायर करने के बाद, मतलब टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करने के बाद जितना कैपेसिटी है एक पर्सन का एक्सपायर करने का, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसी इज इक्वल टू टीवी प्लस ई आर बी। ओके, नाउ विल मूव टू एफ आर सी। So we need to do it very fastly because we have to solve a lot of questions in this. So FRC now, functional residual capacity is what? Volume of air that will remain in lungs after normal expiration. नॉर्मली चलो इसका भी हम लोगों को टेबल बनाना पड़ेगा, चलो टेबल बनाते हैं। टेबल बन गया तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टीवी, आई आर बी, ई आर बी, आर बी। चलो लिख देते हैं, दिस इज टीवी, दिस इज आई आर बी, दिस इज ई आर बी, and this is RV. Okay, now we'll know देखो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल मतलब क्या, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली एक इंसान ने इंस्पायर किया, उसके बाद एक्सपायर किया, अब जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लंग्स के अंदर बचा हुआ है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन, ओके आई विल यूज हाइलाइटर, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स। लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन रहेगा आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर रिमेन रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफ आर सी। तो क्या क्या रिमेन रहेगा, ई आर सी प्लस आर बी, ई आर सी प्लस आर बी विल बी रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, राइट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नाउ वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब ये समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि
vital capacity से there is ample amount of question, a lot of question asked in from vital capacity. चलो देखते हैं. The maximum volume of air a person can breathe in after forceful expiration. चलो पहले forceful expiration करेंगे. पहले कोई एक इंसान क्या करेगा, इंस्पायर करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, एक्सपायर करेगा, उसके बाद वो कितना एक्सपायर कर सकता है, वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकता है. ठीक है. अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, मैं कलर चेंज करूँ. देखो बोल रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन, मतलब इंस्पायर कर सकता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. हम लोगों ने फोर्सफुल तो एक्सपायर कर दिया, अब हम लोग कितना इंस्पायर कर सकते हैं, हम लोगों ने जो ईआरबी एक्सपायर किया उसको पहले इंस्पायर करेंगे, राइट. जो ईआरबी हम लोगों ने एक्सपायर किया था उसको पहले इंस्पायर करेंगे, और नॉर्मली तो हम लोग इंस्पायर करेंगे ही, राइट. उसके बाद हमारे पास कितना कैपेसिटी है, हम लोग फोर्स लगा के भी इंस्पायर कर सकते हैं. ओके, हम लोगों ने फोर्स लगा के भी इंस्पायर कर सकते हैं. तो कितना वाइटल कैपेसिटी, कितना अमाउंट ऑफ एयर वी कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, हम लोग ईआरबी प्लस टीवी प्लस आईआरबी इंस्पायर कर सकते हैं. दिस इज रिटन हेयर कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ क्या क्या कर सकते हैं, दिस इंक्लूड्स ईआरबी, टीवी एंड आईआरबी. इतना हम लोग वाइटल कैपेसिटी, इतना हम लोग मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. ओके, क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. फोर्स एक्सपायरेशन के बाद ईआरबी प्लस टीबी प्लस आईआरबी हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं. ठीक है. और इसका दो डिफिनीशन, और एक और डिफिनीशन है. क्या डिफिनीशन है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर पोस्ट इंस्पायरेशन. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी हम लोग जानेंगे. तो इसका मतलब भी हम लोग जानेंगे. इसमें क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन. चलो पहले हम लोग फोर्स्ड इंस्पायरेशन करते हैं, इसी में हम लोग करते हैं. ये हो गया नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये हो गया फोर्स्ड इंस्पायरेशन. ठीक है. तो हम लोगों ने फोर्स्ड इंस्पायरेशन कर लिया. अब क्या बोला है कि कितना एक इंसान का कितना क्षमता है, कितना कैपेसिटी है एक्सपायर करने का आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन. फोर्स इंस्पायरेशन करने के बाद एक इंसान का कितना क्षमता है एक्सपायर करने का, बताओ कितना क्षमता है. तो चलो हम लोग देखते हैं. तो पहले तो जो आईआरबी हम लोगों ने इंस्पायर किया तो फोर्स लगा के उसको एक्सपायर करेंगे. उसके बाद हम लोग नॉर्मली एक्सपायर तो करेंगे ही, नॉर्मली तो कोई भी एक्सपायर करता है. उसके बाद हम लोग फोर्स लगा के भी एक्सपायर कर सकते हैं. ठीक है. हम लोगों ने जो फोर्स लगा के इंस्पायर, फोर्सफुली जो इंस्पायर किया था उसको तो एक्सपायर करेंगे, प्लस नॉर्मल को भी एक्सपायर करेंगे, प्लस ईआरबी जो कि फोर्स लगा के एक्सपायर करा जाता है उसको भी हम लोग एक्सपायर करते हैं. तो इसका भी फॉर्मूला सेम हुआ. क्या हुआ, आई आर बी टी वी ई आर बी सेम हुआ. इसको उल्टा पढ़ो या उल्टा पढ़ो, बात एक ही. ई आर बी प्लस टी वी प्लस आई आर बी पढ़ो या फिर आई आर बी प्लस टी वी प्लस ई आर बी पढ़ो, बात एक ही है. ठीक है, समझ गए. फॉर्मूला तो एक है, बस डिफिनीशन अलग है. एक में है कि टोटल फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर, और एक में है फोर्सफुल इंस्पायर करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर. ठीक है, अंडरस्टैंड. नाउ टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी मतलब हो गया रिस्पायरेटरी वॉल्यूम. ठीक है. टोटल लंग कैपेसिटी पूरा इंक्लूड करता है आरबी प्लस ईआरबी प्लस टीबी एंड आईआरबी. ये इंक्लूड करता है, ये जो टेबल में जितना भी आप लोग देख रहे हो आईआरबी टीबी ईआरबी आरबी, ये सारा टोटल लंग कैपेसिटी. ठीक है. तो टीएलसी इज इक्वल्स टू आरबी प्लस ईआरबी प्लस टीबी प्लस आईआरबी. ठीक है. और इसमें बोला गया है कि और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है. वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आता है, तीन ठो आता है. ईआरबी आता है, टीवी आता है, आईआरबी आता है, और जो बचा हुआ आरबी है वो अब उसका प्लस कर दो तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा. तो यह फॉर्मूला इसका दो ठो हो सकता है. या तो आप लोग बोलो टी एल सी इज इक्वल्स टू आर बी प्लस ई आर बी प्लस टी वी प्लस आई आर बी, जो कि पूरा रिस्पिरेटरी वॉल्यूम हो गया. या आप लोग बोलो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसके अंदर वाइटल कैपेसिटी के अंदर ये तीनों आ गया, ई आर बी प्लस टी वी प्लस आई आर बी, और जो बचा हुआ आर बी है वो हो गया. ऐसे हम लोगों ने तो ऐसे हम लोगों ने रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को एक्सप्लेन करके और समझ के मतलब रिवाइज कर लिया. ठीक है. रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को हम लोगों ने
रिवाइज कर लिया। नाउ वी विल मूव टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, चलो हम लोग अब सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने रिस्पायरेटरी एंड वॉल्यूम एंड कैपेसिटी सब टॉपिक को समझ लिया। ओके, तो आई विल यूज रेड पेन। ओके, नाउ लेट्स रीड। नीट 2024 का क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या दिया हुआ है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके, तो ये रिस्पायरेटरी कैपेसिटी है। ओके, लिख देता हूँ मैं, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी जो हम लोगों ने अभी अभी रिवाइज करके कंप्लीट किया है, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब लिस्ट 2 में हम लोग देखेंगे, लिस्ट 2 में फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, लिस्ट 2 में फॉर्मूला दिया हुआ है और उसको मैच करना है। चलो मैच करते हैं। ओके, तो हम लोग मैच करेंगे। पहले इसको मैं हटा दूँ, यहाँ से कंफ्यूज हो जाएगा। 1 2 3 4 हटाकर हम लोगों ने ए बी सी डी रख दूंगा, क्योंकि ऑप्शन में ए बी सी डी दिया हुआ है, 1 2 नहीं दिया। चलो हम लोग मैच करेंगे। तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ई आर बी प्लस टी बी प्लस आई आर बी। ओहो, वी जस्ट रेड दिस, ई आर बी प्लस टी बी प्लस आई आर बी। चलो हम लोग बनाएंगे टेबल। अब हम लोग बनाएंगे टेबल। इजीली हम लोगों को समझ जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को फिर से रिवाइज हो जाए। वैसे तो आपको पता है कि इसको हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, लेकिन कैसे बोलते हैं वो अगर समझ में आ गया तो इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा, ईजी हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलेंगे आई आर बी। ये बॉक्स तो आपको पता चल गया ना, राइट? ग्राफ, और ये आर बी होगा, राइट? नाउ वी नो दिस। अब हम लोग अब क्या बोल रहा है? ई आर बी प्लस टी बी प्लस आई आर बी। ई आर बी प्लस टी बी प्लस आई आर बी, तो ये फॉर्मूला किसका है पता है? वाइटल कैपेसिटी। ई आर बी प्लस टी बी प्लस आई आर बी, जो कि हम लोगों ने अभी अभी उसका डिफिनीशन भी पढ़ा है कि आफ्टर आफ्टर इंस्पायरिंग, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आफ्टर, देखो कोई भी इंसान एक पहले तो टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करेगा, उसके बाद एक्सपायर करेगा, उसके बाद फोर्स लगा के एक्सपायर करने के बाद, फोर्स लगा के एक्सपायर करने के बाद, ठीक है, फोर्स लगा के एक्सपायर करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, तो कितना इंस्पायर करेगा? जो ई आर बी पहले एक्सपायर किया था उसको, फिर टाइडल वॉल्यूम, फिर आई आर बी, तो इतना अमाउंट ऑफ एयर पर्सन फोर्सफुली इंस्पायर करता है, तो उसको हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, जो कि आप लोगों को पता है। तो क्या होगा? वी सी का फॉर्मूला होगा ई आर बी प्लस टी बी प्लस आई आर बी, या फिर आई आर बी प्लस टी बी प्लस ई आर बी, जो भी बोल सकते हैं। तो दिस इज वाइटल कैपेसिटी, दिस इज वाइटल कैपेसिटी। ओके, तो वाइटल सी का फर्स्ट हो गया, तो सी का फर्स्ट करेंगे। सी का फर्स्ट इज दिस, राइट? हम लोगों ने आंसर पता कर लिया, दैट इज 4। बट हम लोगों को तो सब एक बार सॉल्व करना पड़ेगा ना, राइट? सो दैट वी विल अंडरस्टैंड। एंड अगर 2026 में यही क्वेश्चन आ गया तो वी कैन इजीली सॉल्व इट इन जस्ट 5-10 सेकेंड। और जो 5-10 सेकेंड में सॉल्व कर लिया तो वो टाइम बचेगा, तो मैं कोई और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो मुझे डिफिकल्ट लगेगा। तो वी विल सेव टाइम इन एग्जाम, अगर हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में से सॉल्व किया तो, ठीक है। चलो अब हम लोग जानेंगे टीवी प्लस ई आर बी। टीवी प्लस ई आर बी इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। चलो कहाँ पे? मतलब ए का हो गया 2, ए का 2 इज मैचिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, टीवी प्लस आई आर बी, ये हो गया आई सी। आई सी, चलो आई सी अब कहाँ पे है? डी का 3, डी का 3 मैचिंग। नाउ बी का 4, ई आर बी प्लस आर बी। ई आर बी प्लस आर बी इज व्हाट? ओ माय गॉड, ई आर बी प्लस आर बी इज एफ आर सी। एफ आर सी का डिफिनीशन क्या था? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज का डिफिनीशन क्या था बोलो तो? आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो रिमेन इन लंग्स रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो कितना रहेगा रिमेनिंग अमाउंट? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लंग्स में इतना रहेगा नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद, क्या क्या? ई आर बी प्लस आर बी। तो 1 का 4 हो गया। चलो अब ये दूसरे सब टॉपिक से पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो जो अभी जो हम लोगों ने सब टॉपिक
कवर एक्सप्लेन किया मैंने और जो आप लोगों ने समझा, उस सब टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आया पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? नाउ दिस इज नॉट ओके। सो 2024 झांझर ये भी नहीं, ये डिसऑर्डर से आया था। ये ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम से यहाँ पे 2024 रीनीट में आया है, देख लो 2024 में भी आया है, 2024 रीनीट में भी आया है इस सब टॉपिक से। समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मैं और दिखाऊंगा कि एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस सब टॉपिक से क्वेश्चन है। अगर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है तो इस सब टॉपिक से एक क्वेश्चन गारंटीड है, ठीक है? गारंटीड है। तो 4 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा अगर ये सब टॉपिक आप लोगों ने समझ रखा है। चलो अब रेजिडियल वॉल्यूम, ओके। तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, ओके। इससे पहले वाला था रिस्पायरेटरी कैपेसिटी से, ये है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम से, ठीक है? रिस्पायरेटरी वॉल्यूम से ये क्वेश्चन। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं रेजिडियल वॉल्यूम। चलो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी रेजिडियल आए, जब भी रेजिडियल आए तो हम लोग क्या खोजेंगे? रिमेनिंग खोजेंगे। चलो रिमेनिंग खोजते हैं। ये नहीं है, ये नहीं, ये देखो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स। देखो क्या मैंने बोला था, रेजिड्यूल आते ही हम लोग रिमेनिंग खोजेंगे। तो चलो ए का हो गया 3, ए का 3, ए का 3 लो। ये भी क्वेश्चन अगर दो, ये भी क्वेश्चन हम लोग अगर खाली रेजिड्यूल का मतलब रिमेनिंग पता है तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और 4 मार्क्स वी कैन पुट इन आवर पॉकेट। 2024 का अगर आप लोग रीनीट देते, अगर आपने ये वीडियो देखा है, अगर आपको पता है कि रेजिड्यूल का मतलब रिमेनिंग होता है, तो ये क्वेश्चन आपका 2 सेकेंड में सॉल्व होगा। जस्ट रेजिड्यूल मतलब रिमेनिंग खोजना, लेकिन वी विल डिस्कस हियर ऑल द ऑप्शन, ओके, सो दैट इट विल हेल्प अस टू सॉल्व another question that may come in your test or that may come in your NEET 2026 में भी आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो अब हम लोग देखेंगे टाइडल। टाइडल खोजेंगे। चलो मैंने टाइडल का मतलब क्या बताया था आपको, नॉर्मल खोजना है। टाइडल आते ही हम लोगों को क्या खोजना है, नॉर्मल। चलो नॉर्मल वर्ड कहाँ मिला है, यहाँ पे, ओके। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एक्सपायर इज कॉल्ड, ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। तो डी का हो गया 2। चलो डी का लो, ये मैच हो गया। अगर आप लोगों को चलो मैं मान लिया कि रेजिडियल 4 में नंबर पर आता है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। चलो मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, मैं टाइडल पढ़ा, मैंने आईआरबी पढ़ा और मुझे लेजीनेस फील हुआ, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, आप लोगों ने टाइडल तो पढ़ा ना, ठीक है। टाइडल का मीनिंग क्या है? टाइडल का मीनिंग है नॉर्मल। आप लोगों को अगर टाइडल का मीनिंग नॉर्मल भी पता है तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डी का 2 देर इज ओनली वन ऑप्शन ऑफ D2 इन द क्वेश्चन। डी का 1 है, डी का 3 है, डी का 2, डी का 4 है। अगर डी का 2 पता है तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टाइडल मतलब नॉर्मल, ओके। इन दिस वे यू कैन सॉल्व। और घर जाके आप लोग देखो वाइटल कैपेसिटी का डिफिनेशन क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का डिफिनेशन क्या है। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। So okay, so this is not the question. Okay, see, in NEET 2023 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था and that question is from respiratory volume and capacity। अगर आप लोगों नीट 2020 का एग्जाम देते एंड आप लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी सब टॉपिक पढ़ रखा है, तो 4 मार्क्स आ जाएगा अगर नीट 2020 का एग्जाम देते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज व्हाट? चलो हम लोग टेबल बनाएंगे। मुझे डिफिनीशन नहीं याद होता, मुझे कंफ्यूज हो जाता है डिफिनीशन याद करने में। तो और क्या तरीका है कि मैं डिफिनीशन नहीं याद करूं और वाइटल कैपेसिटी को सॉल्व करूं? तो इन दिस वे ग्राफ बनाकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलेंगे आईआरबी, इसको हम लोग बोलेंगे ईआरबी, इसको हम लोग बोलेंगे आरबी। ये हो गया 4 ठो टेबल। अब वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी एक इंसान कोई भी एक इंसान कोई भी एक इंसान नॉर्मली इंस्पायर करने के बाद, नॉर्मली एक्सपायर करके उसके बाद फोर्स लगा के एक्सपायर करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर पर्सन अब उसके बाद इंस्पायर कर सकता है, उसको हम लोग वाइटल कहते हैं। तो क्या क्या इंस्पायर कर सकता है? ईआरबी प्लस टीबी प्लस आईआरबी हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं। खोजेंगे कहाँ पे? लो, फर्स्ट ऑप्शन इज आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस टीबी। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड
and IRB plus ERB plus TB minus RB. This is also wrong. So one option is right. In this way you can solve. Okay, देखो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी अगर समझ में आ गया तो कितना इजीली क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. 2023 मणिपुर का क्वेश्चन नहीं है. चलो, this is also not, this is also not, this is also not. Okay. In 2022 Ganganagar there is a question from the subtopic respiratory volume and capacity. देखो 2024 में भी था, 2024 रीनीट में भी था, 2023 में भी है, 2022 में भी है गंगानगर वाले. Every year there is from this subtopic. Okay, there is question from this subtopic. क्या बोला? And not from this subtopic, from vital capacity. वाइटल कैपेसिटी को मैंने 4 बार वाइटल कैपेसिटी का ग्राफ बना दिया. देख रहे हैं आप लोग? वाइटल कैपेसिटी का क्या होता है फॉर्मूला बताओ तो? आईआरबी होता है प्लस टीवी होता है प्लस ईआरबी होता है. उसका डेफिनेशन क्या होता है? आफ्टर इंस्पायरिंग टू मैक्सिमम. चलो मैं वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन, ठीक है. आफ्टर इंस्पायरिंग टू मैक्सिमम, आफ्टर इंस्पायरिंग टू मैक्सिमम, आफ्टर इंस्पायरिंग टू मैक्सिमम, मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर विल बी द वाइटल कैपेसिटी. कितना इंस्पायर कर सकता है? अब मैक्सिमम इंस्पायर कितना आईआरबी करेगा, उसके बाद एक्सपायर क्या क्या करेगा? जो आईआरबी इंस्पायर किया था उसको एक्सपायर करेगा, उसके बाद जो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली एक्सपायर करेगा ही, उसके बाद जो ईआरबी था उसको भी एक्सपायर करेगा. तो दिस विल बी वाइटल कैपेसिटी. ओके, डेफिनेशन आप लोग एनसीईआरटी से देख लेना, जस्ट फार्मूला तो इज इम्पोर्टेंट. तो ये क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट with respect to vital capacity? It includes ERB, TB, IRB. Yes, it includes. A is correct. चलो, one is wrong. Okay, I will use red pen for this. One is wrong because इसमें A नहीं है, and these 2, 3 and 4 is will check. Now, tidal volume of air a person can inspire after normal expiration. Sorry, total volume of air a person can inspire after normal. No, not after normal. After forceful expire. फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन इंस्पायर करेगा उसको हम लोग बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी. दिस इज इनकरेक्ट. तो जिसमें बी है उसको काट देंगे, किसी में बी नहीं है. सी का द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, ठीक है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायर. यस, फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन ब्रीथ कर सकता है उसको हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे. तो सी इज ऑल्सो करेक्ट. तो इसको भी हटा देंगे. अब ये दोनों में से कोई एक होगा. इट इंक्लूड्स ईआरबी प्लस आरबी. नो, आरबी नहीं होगा, ठीक है. आरबी को हम लोग अल्टर ही नहीं कर सकते. आरबी ओनली कम्स अंडर टीएलसी. ओके, टीएलसी के अंदर आरबी आएगा क्योंकि वो टोटल लंग कैपेसिटी लंग के अंदर है, लेकिन वो कोई मैं उसको छू नहीं सकता, उसको मैं अल्टर नहीं कर, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता. लेकिन टीएलसी के अंदर है तो उसको टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर हम आरबी को इंक्लूड करेंगे. उसके अलावा आरबी को हम कहीं भी इंक्लूड नहीं कर सकते, ना आईसी में, ना ईसी में, ना एफआरसी में कर सकते हैं. एफआरसी में क्या बोल रहा है कि रिमेनिंग वॉल्यूम. तो रिमेनिंग वॉल्यूम जो है एफआरसी और टीएलसी में सिर्फ आरबी का इंक्लूड कर सकते हैं. उसके अलावा आईसी, ईसी एंड वीसी में उसको यूज नहीं करते आरबी को. आरबी देखते ही कट मार देंगे, ठीक है. नाउ डी इज इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट हो गया. तो सी 3 इज द आंसर. ई देख लेते क्या है. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. गुड. तो 3 आंसर हो गया इसका. ओके, आई होप आप लोग पता चल रहा होगा कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ. ओके, नाउ 21 में नहीं था इससे, 2020 में भी इससे नहीं था. नॉट एक्चुअली. ओके, तो इन 2020 कोविड एग्जाम में ये एक क्वेश्चन था. इससे क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी, जो हम लोगों ने अभी अभी बात करा. टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन. दिस इंक्लूड्स. टोटल लंग कैपेसिटी का डिफिनेशन दिया हुआ है ऊपर. अब पूछ रहा है कि टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है. टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? ऑल द रिस्पायरेटरी वॉल्यूम. ऑल रिस्पायरेटरी वॉल्यूम में क्या क्या आता है? आईआरबी आता है प्लस टीबी आता है प्लस ईआरबी आता है प्लस
आरवी आता है, चलो खोजते हैं कौन। तो आरवी आई सी फॉर दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्या क्या आता है? आरवी आता है, ईआरवी आता है, पीवी आता है एंड आईआरवी। यस, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व। अगर आप लोगों को फार्मूला पता है, मैंने एनसीईआरटी में पूरा हाईलाइट कर दिया है, जो जो आप लोगों ने हाईलाइट ही अगर पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2019 में भी क्वेश्चन देखो, एवरी ईयर फ्रॉम रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज देयर इज अ क्वेश्चन। Tidal volume and expiratory reserve volume of athlete. PV is 500 of athlete in question given and ERV is 1000 of an athlete. The question is given. Question में ही दिया हुआ है. What will be the expiratory capacity if the residual volume is 12? Expiratory capacity क्या होगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो expiratory capacity का फॉर्मूला क्या होता है? PV प्लस ERV फॉर्मूला होता है। तो चलो तो इसको जोड़ना है, 500 प्लस 1000 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15 से होगा। चलो 15 से हम लोग देखेंगे, दिस इज 15 से इंटू इन नंबर टू में है, तो दिस इज वेरी मच इजी। अगर आप लोगों को फार्मूला बताया तो यू कैन सॉल्व। नाउ नाउ ओके, तो इन 2019 ओडिशा वाले में भी है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। देखो कितना रिपीट हो रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन। मैं तो बोल रहा था कि ये सब टॉपिक पढ़ के चल जाओ, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ के चल जाओ, आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। देख रहे हो वाइटल कैपेसिटी से कितना आ रहा है? वाइटल कैपेसिटी इज गिविंग ऑल, वाइटल कैपेसिटी हर एक एवरी ईयर मैं देख रहा हूँ वाइटल कैपेसिटी से क्वेश्चन है, एवरी ईयर मैं देख रहा हूँ वाइटल कैपेसिटी से क्वेश्चन है, तो वाइटल कैपेसिटी होगा। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व। अगर आप लोग वाइटल कैपेसिटी भी पढ़ लो तो क्या पता अगर नेक्स्ट 2026 में वाइटल कैपेसिटी से ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इज रिपीटिंग, ओके। इफ यू सी वाइटल कैपेसिटी का आपको डिफिनेशन पता है तो आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो। आप लोग ये टोटल लंग कैपेसिटी हो गया, आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वाइटल कैपेसिटी का पता हुआ। वाइटल कैपेसिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। दिस सबसे पहले हम अब ये इतना पीवाईक्यू सॉल्व करने से हम लोगों को क्या पता चला, इन दिस वे पीवाईक्यू कंप्लीटेड, ओके। इतना पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमको हम लोगों को क्या पता चला कि रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक। एंड रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के अंदर और जाओ तो वाइटल कैपेसिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट वर्ड, वेरी मच इम्पोर्टेंट डिफिनेशन। जस्ट वाइटल कैपेसिटी में आप लोगों को क्या जानना है? वाइटल कैपेसिटी में आपको फॉर्मूला जानना है प्लस उसका जो डिफिनीशन है वो जानना है। बस ये जो दो लाइन आप लोग अगर जान गए तो आप लोग 2019 का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 20 अब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ओके। आप लोग कौन कौन से सॉल्व कर लोगे मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग 2022 गंगानगर का सॉल्व कर लोगे, आप वाइटल कैपेसिटी 23 का सॉल्व कर लोगे जो कि एक ही क्वेश्चन आया था, वो वाइटल कैपेसिटी से था। आप लोग कौन सा सॉल्व कर लोगे? 2024 का सॉल्व कर लोगे। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। पीवाईक्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट कैन रिपीट अगेन एंड अगेन, ओके। 2024 में भी वाइटल कैपेसिटी है, ये भी आप लोग सॉल्व कर लोगे। देख रहे हैं ऐसे सॉल्व करा जाता है। चलो अब हम लोगों ने रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का सारा पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। अब हम लोग जो बाकी पीवाईक्यू है वो भी सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे, which of the following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin in alveoli? तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस सब टॉपिक के अंदर है। तो ये पूरा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन मैं दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो एल्वियोली के अंदर चलो हम बताते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है। अब एल्वियोली के अंदर मैं बताता हूँ कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फेवरेबल व्हाट आर द फेवरेबल व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एल्वियोली के अंदर फेवरेबल कंडीशन क्या होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन? तो हाई पीओ2 होता है, ठीक है। ये है मेजर फैक्टर, ओके। हाई पीओ2 इज प्राइमरीली होता है, प्राइमरी फैक्टर होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ओके, इनसाइड एल्वियोली। उसके बाद में एक फैक्टर हो गया हाई पीओ2 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा लो पीसीओ2, ठीक है, लो पीसीओ2। अब तीसरा फैक्टर हो जाएगा लेस एच प्लस कंसंट्रेशन,
H प्लस कंसंट्रेशन लेस रहेगा एल्वियोली के अंदर, इसीलिए हम ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसीलिए इसको फेवरेबल बोलते हैं। तो लेसर H प्लस कंसंट्रेशन, लेसर H प्लस कंसंट्रेशन। और एक और फैक्टर होता है लोअर टेम्परेचर, ठीक है, एक और फैक्टर होता है लोअर टेम्परेचर। ये जो एल्वियोली के अंदर होता है फॉर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये दीज आर द फेवरेबल फैक्टर, ओके, लोअर टेम्परेचर होता है एल्वियोली के अंदर। तो दीज आर द फैक्टर्स फॉर्मेशन फॉर ऑक्सीजन। लेकिन इसके साथ मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि टिश्यू के अंदर अब जैसे ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन भी होगा, तब जाकर तो एक्सचेंज होगा ना, पहले फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में वो आरबीसी के अंदर जाएगा, उसके बाद में टिश्यू में जाकर उसका फिर से डिसोसिएशन होगा। तो डिसोसिएशन होने के टाइम में कौन सा फेवरेबल कंडीशन होता है वो भी मैं लिख दूँगा, ठीक है। टिश्यू के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फेवरेबल होते हैं फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, ये डिसोसिएशन है, ठीक है, डिसोसिएशन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं थोड़ा धीरे धीरे लिख रहा हूँ, सॉरी, लेकिन आप लोग समझोगे बहुत अच्छे से। अब टिश्यू के अंदर फेवरेबल कंडीशन फॉर डिसोसिएशन कौन कौन से है वो भी लिख लो। मैं जस्ट एल्वियोली के अंदर फेवरेबल कंडीशन कौन कौन है यही जानकर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, लेकिन इसके साथ एक और एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट चीज़ जान लो जो आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। जैसे कि एल्वियोली के अंदर तो आ गया फेवरेबल फॉर्मेशन, अब टिश्यू के अंदर भी नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए जान जान के रखो कि टिश्यू के अंदर लो PO2 होता है जो डिसोसिएट करता है ऑक्सीजन, और टिश्यू के अंदर PCO2 हाई होता है, ठीक है, हाई PCO2। और टिश्यू के अंदर अब इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे एल्वियोली के अंदर लेसर H प्लस होता है तो इसके अंदर हाइयर हो जाएगा, हाई H प्लस हो जाएगा, ठीक है, हाई H प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगा। एंड इसके अंदर लोअर टेम्परेचर होता है तो इसके अंदर हाइयर टेम्परेचर होता है डिसोसिएट करने के लिए, ठीक है। तो आप ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट जान गए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग जब टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे भाई साहब मैं ये 2 पॉइंट से ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। चलो अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे। फेवरेबल फॉर्मेशन एल्वियोली के अंदर, एल्वियोली के अंदर फेवरेबल कंडीशन कौन-कौन सी है? चलो जानते हैं। हाई PO2, यस। लेस H प्लस कंसंट्रेशन, यस। फर्स्ट इज राइट। सेकंड, लो PCO2, यस। हाई, नो, नो हाई, लेस। Low PCO2, yes. High temperature, no high. Now high PO2, yes. High PCO2, no. So one is the correct answer. और इस ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम लोगों ने दो इम्पोर्टेंट पॉइंट जान गए कि एल्वियोली के अंदर ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, और टिश्यू के अंदर इसी को डिसोसिएट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है। जस्ट उल्टा है, जो जो फॉर्मेशन करने के लिए जो फैक्टर एल्वियोली के अंदर होता है उसका उल्टा टिश्यू के अंदर होता है जो डिसोसिएट करता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट इफ इट इज फ्रॉम द सब टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इम्फाइसेमा लिखा हुआ है, एब्स्टोसिस लिखा हुआ है, अस्थमा लिखा हुआ है, फिब्रोसिस लिखा हुआ है। एंड एब्स्टोसिस ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन अब एग्जाम में दिया हुआ है तो मैं बता दूं कि एब्स्टोसिस जो है ये ओआरडी का ओआरडी मतलब जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर उसका एग्जाम्पल है। फिब्रोसिस भी ओआरडी के अंदर आता है। और फिब्रोसिस का मतलब होता है, जब आप लोग एनसीईआरटी रीड करोगे तो आप लोगों को रीड करते जाओगे ओआरडी के अंदर, मतलब ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के अंदर आप लोग रीड करते जाओगे तो फिब्रोसिस पढ़ोगे तो उसके साइड में एक ब्रैकेट में दिया हुआ होगा कि फिब्रोसिस मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है कि जब फिब्रोसिस प्रॉब्लम होता है, ये एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, मतलब ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ एक्सेसिव डस्ट, डस्ट जो आप इनहेल करोगे तो उससे क्या होगा कि लंग्स के अपर पोर्शन में फाइब्रस टिश्यू का ग्रो होता है, तो उसको प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। now अस्थमा क्या है? अस्थमा इज ऑल्सो अ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, इट इज अ एलर्जिक डिसऑर्डर, ओके। एंड अस्थमा कैसे होता है? अस्थमा होता है
अस्थमा होता है एक ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ओके, एंड अस्थमा के कारण से इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये एक ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग फेस होता है अस्थमा के कारण से। जब किसी को अस्थमा होगा तो वो सांस लेने के वक्त, वो जब सांस लेगा, वो जब इनहेल करेगा तो वो व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। ऐसे साउंड प्रोड्यूस करेगा अगर अस्थमा किसी को है। तो ये एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है एंड इट इज अ ब्रीदिंग डिफिकल्टी, व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अस्थमा। ठीक है, ये मैं थोड़ा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अस्थमा है जो है, अस्थमा जिसको होता है उसमें व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जब सांस लेने वक्त। इट इज़ अ ब्रीदिंग डिफिकल्टी, और सांस लेने वक्त मतलब इनहेल करते वक्त व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। व्हीजिंग साउंड मतलब दिस इज व्हीजिंग साउंड, ओके, व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। और अस्थमा अस्थमा जो होता है उसके कारण से ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स में इन्फ्लामेशन हम लोग देख सकते हैं। इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स इज ऑब्जर्व, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स में अस्थमा जिसको हुआ होता है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उसको व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है इनहेल करते वक्त, एंड इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकियल्स एंड ब्रोंकाई हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग खोजेंगे कहाँ पे, तो हम लोग देख सकते हैं कि 4 नंबर में है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स। नाउ हम लोग अभी अभी एब्स्टोसिस एनसीईआरटी में नहीं है, बट इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ओआरडी, ओके। तो उससे पहले हम लोग इम्फाइसेमा देखेंगे। इम्फाइसेमा मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। इम्फाइसेमा आई विल डिस्क्राइब लिटिल बिट, ओके। इम्फाइसेमा 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 कैसे होता है पता है आप लोगों को? इम्फाइसेमा होता है सिगरेट स्मोकिंग से, ड्यू टू क्रोनिक सिगरेट स्मोकिंग। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा 1 साल 2 साल तक सिगरेट स्मोक कर रहा है, क्रोनिक सिगरेट स्मोक, तो इम्फाइसेमा एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो हो जाता है। ठीक है, क्रोनिक। अब इसमें क्या होता है, देखो, जैसे कि एक एल्वियोली है, ठीक है, एल्वियोली है, मैं बना रहा हूँ एल्वियोली, दिस इज एल्वियोली, ठीक है। और इम्फाइसेमा जो कि क्रोनिक सिगरेट स्मोकिंग के कारण से होता है। तो जो अब लोग ज़्यादा सिगरेट स्मोक करोगे तो ये जो एल्वियोलर वाल देख रहे हैं ये डैमेज हो जाएगा, एल्वियोलर वाल डैमेज हो जाएगा। ठीक है, एल्वियोलर वाल डैमेज हो जाता है। एल्वियोलर वाल डैमेज का मतलब क्या है? एल्वियोलर वाल डैमेज का मतलब है कि सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज इज रिड्यूस। चलो मैं लिखता हूँ। तो क्या होता है कि wall of alveoli get damaged, wall of alveoli wall of alveoli get damaged, एल्वियोली का वाल जो होता है वो डैमेज हो जाता है ड्यू टू क्रोनिक सिगरेट स्मोकिंग, ड्यू टू इम्फाइसेमा। उसके कारण क्या होता है कि सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज इज रिड्यूस। जो पहले इस एरिया से भी एक्सचेंज होता था, इस एरिया से भी एक्सचेंज होता है, लेकिन जब वो वाल ऑफ एल्वियोली डैमेज हो जाएगा तो इस एरिया से अब एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो पहले जितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज होता था ब्लड के अंदर एल्वियोली से, अब उतना नहीं होके कम होगा। तो सरफेस एरिया surface area for gaseous exchange is reduced, for gaseous exchange is reduced, okay। तो दिस इज द थिंग। इम्फाइसेमा मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि इम्फाइसेमा समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, नाउ आई विल चूज द रेड पेन एंड आई विल शो alveolar wall are damaged and respiratory surface decreases, so this is emphysema। चलो हम लोग मिलाते हैं, क्योंकि एब्स्टोसिस एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, लेकिन जान के रखोगे एब्स्टोसिस इज एग्जाम्पल ऑफ ओआरडी जो कि एक सीरियस लंग डैमेज। अस्थमा पहले इम्फाइसेमा ए का 2 होगा, ए का 2 ओनली वन ऑप्शन। ओ माय गॉड, इफ यू नो इम्फाइसेमा यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 3 सेकेंड। बी का 3,
ओके, सो इफ यू डोंट नो एब्सटेसिस के बारे में कुछ भी, कभी भी आप लोग पता लगा लोगे कि एब्सटेसिस इज अ सीरियस लंग डैमेज। नाउ सी का 4, एस्थमा इज एस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंकियल्स। एंड डी का 1, फिब्रोसिस मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। दिस इज द लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, so you can solve this all too. Now next let's move to the question number 2 of NEET 2024 ZADA, and this is also direct from NCERT. आप लोग देख सकते हो ये NCERT का पैराग्राफ है जो कि मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, एंड दिस इज फ्रॉम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम वाला सब टॉपिक। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम वाला सब टॉपिक के लास्ट में आप जो पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन। और ये स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 इन दिस वे। सबसे पहले क्या होता है, मैं हाईलाइट करता हूँ इसको। सबसे पहले होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेट, हाईलाइट। सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन, सबसे पहले कोई इंसान सांस लेता है, ब्रीदिंग करता है, ओके, तब जाके एयर हम लोग इनहेल करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन। सांस लेकर हम लोग एल्वियोली में जब उस हवा को ले जाएंगे तो उस एल्वियोली में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा। तो सबसे पहले हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद एल्वियोली में डिफ्यूजन होगा। उसके बाद जब डिफ्यूजन होगा तो डिफ्यूजन कहाँ पे होगा, ब्लड में होगा। तो वो ब्लड अब ट्रांसपोर्ट उसको अब लेकर टिश्यू के पास जाएगा और फिर टिश्यू में डिफ्यूजन होगा। ओके, मैं इसको बोल रहा हूँ, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको ब्रीफ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब अगर मैं इसको डिस्क्राइब करने लगा तो बहुत टाइम लगेगा और ये इसको सॉल्व करने में ही 2 घंटा लग जाएगा। और इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा डिटेल में भी, वो मैं कब करूँगा, जब मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करूँगा, उस सीरीज़ में मैं करूँगा। कल से ही मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन शुरू कर रहा हूँ। आपको इंटरेस्ट है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए जस्ट ब्रीफ आप लोग देखो। सबसे पहले हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसके बाद एल्वियोलर मेम्ब्रेन में वो एयर जाता है और डिफ्यूज़ होता है। उसके बाद वो डिफ्यूज़ होकर जो ब्लड में जाता है तो ट्रांसपोर्ट करके ब्लड उसको टिश्यू के पास ले जाता है। उसके बाद टिश्यू में भी उसका डिफ्यूज़न होता है और डिफ्यूज़न होके टिश्यू के अंदर जाके वो जो O2 हम लोगों ने एटमॉस्फेयर से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे लाया, उसको यूटिलाइज़ करके उसमें सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो कि सेल में होता है। इतना ये भी आप लोग समझोगे। आप लोग अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ में, जो कि कल से शुरू हो रहा है। आप लोग वो देख सकते हैं। अभी के लिए जस्ट आप लोग समझ के रखो कि पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन, उसके बाद एल्वियोलर मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन होता है, उसके बाद वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है, उसके बाद टिश्यू में जाके डिफ्यूजन होता है, उसके बाद वो O2 का यूटिलाइजेशन होता है टिश्यू के अंदर, जिससे हम लोगों को एनर्जी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उस एनर्जी से हम लोग अपना डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। सबसे पहले क्या, पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसको हम लोग मानेंगे सबसे पहले ई। दिस इज ई, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो 3 सेकेंड लगा, 3 सेकेंड लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आप लोग अगर नहीं समझ रहे हो तो इसको सॉल्व करने में 10 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, मतलब ई सबसे पहले होगा, ई सबसे पहले 3 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको आप लोग सॉल्व करो खुद से। मैंने टिक तो लगा दिया है और मैंने कंसेप्ट भी आपको समझा दिया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये गिवन बिलो आर स्टेटमेंट, वन इज लेवल असर्शन, अनदर इज लेवल एज रीजन। ओहो, नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस सब टॉपिक से क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस अबाउट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, is carried out by hemoglobin, ठीक है, ये भी ठीक है, as carb amino hemoglobin, this is correct. The binding is related to high PCO2 and low PO2 in tissue, yes, हम लोगों ने पढ़ा है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टिश्यू के अंदर हाई
कार्बन डाइऑक्साइड का हाई PCO2 होता है एंड ऑक्सीजन लो होता है, जिससे हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है और उससे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और इसी बाइंडिंग के कारण से ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन से फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका रीजन भी करेक्ट है। तो 3 होगा इसका आंसर। असर्शन इज ऑल्सो करेक्ट, reason is also correct, reason is supporting the assumption, that's why reason is also the correct explanation of it. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो सीरीज में लॉन्च करूंगा उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जो कि कल से मैं डालूंगा। चलो 2023 का ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलो दिस इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन, सेम जो कि हम लोगों ने अभी अभी ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम वाले सब टॉपिक वाला जो स्टेप्स पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन आता है। तो 2023 मणिपुर, देखो क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आप लोगों ने PYQ भी करके गए तो 2026 में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चल जाऊँ और सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके मैं थोड़ा सा उस चैप्टर का ओवरव्यू ले लूँ, तो PYQ इज वेरी इम्पोर्टेंट। PYQ आप लोग करके, PYQ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। तो ये दोनों मैं कराऊंगा और आप लोग करो, बहुत ही ईजी होगा। तो सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन तो हम लोग खोजेंगे, डी सबसे पहले कौन है, 1 में है। तो देखो ये भी बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, तो डी पहले सॉल्व हो गया। नाउ वी आर गुड, नाउ वी कैन गो। इतना बड़ा क्वेश्चन 3 सेकेंड में सॉल्व, आगे बढ़ जाओ। नाउ अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन विच in human being where every 100 ml of oxygenated blood can deliver, okay, so every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of O2। ये एनसीईआरटी का लाइन है। जब आप लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस पढ़ोगे उसमें लास्ट लाइन आप लोग देखोगे, और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का, तो उसमें 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। और इसके साथ मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ोगे तो लास्ट लाइन में ये है, और जब आप लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ोगे तो लास्ट लाइन में जो वर्ड है वो भी बताना चाहूँगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही जो आप लोग यूनिट वाइज टेस्ट हो या फिर फुल लेंथ टेस्ट हो या फिर PYQs पढ़ो या फिर जितना भी जो भी एग्जाम दो, ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। अब अनदर क्वेश्चन इज एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड, ये लास्ट लाइन है, मैं तो लिख रहा हूँ। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers, every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2, 4 ml of CO2 to alveoli. This is also important, okay? अगर आप लोगों को 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू पता है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वियोली में क्या करता है, डिलीवर करता है। ओके, तो 5 ml इज करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। चलो पहले नॉट हम लोगों ने अंडरलाइन कर लेते हैं। कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन नहीं है, तो कंडक्टिंग पार्ट मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन ज़्यादा बताया तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप इतना जानो कि कंडक्टिंग पार्ट जो है वो शुरू होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर और ख़त्म होता है टर्मिनल ब्रोंकियल पे। उसके बाद एक्सचेंज पार्ट शुरू हो जाता है। एक्सचेंज पार्ट के अंदर उसकी एक्सचेंज पार्ट के अंदर एल्वियोली आता है, जिसके अंदर डिफ्यूजन होता है। तो कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको एल्वियोली तक पहुंचाना, लेकिन सीधे एयर पहुंचेंगे नहीं। अब जो इस प्रोसेस में जो अब एयर एटमॉस्फेयर से एल्वियोली के पास जो एयर जाएगा, उस प्रोसेस में जो चैम्बर है, नेजल चैम्बर, उसमें अगर कोई भी एयर जो अगर डस्ट पार्टिकल है एयर में, तो उस डस्ट पार्टिकल से एयर को क्लियर करता है नेजोफेरेंस, ठीक है। और अगर वो एयर बहुत ड्राई है तो उसको ह्यूमिडिफाइज भी करता है। अगर उस एयर का टेम्परेचर बहुत लो है तो उसका टेम्परेचर भी बॉडी के टेम्परेचर में मेंटेन कर देता है इन नेजल चैम्बर। तो ये कंडक्टिंग पार्ट का ही फंक्शन है। तो हम लोग अब ऑप्शन पढ़ेंगे।
Provide surface for diffusion. No diffusion. Diffusion happens in alveoli and alveoli is exchange part और respiratory part. लेकिन conducting part का function नहीं है exchange diffusion. Conducting part का function है conduct करना. हम एटमॉस्फेयर एयर को लंग्स के अंदर alveoli के अंदर पहुंचाना मेन फंक्शन है. इट क्लियर्स इनहेल एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल. यस, डस्ट पार्टिकल से इसको क्लियर करता है इन नेजल चैम्बर. जो एक लॉन्ग स्पाइरल बोन होता है उसमें हेयर होता है. जो हेयर होता है वो हेयर ट्रैप कर लेता है डस्ट पार्टिकल्स को, क्लियर कर देता है एयर को. ना ह्यूमिडिफाइज करता है. अगर एयर ड्राई है, जैसे कि अगर आप लोग कहीं ड्राई प्लेस में रहते हैं, जैसे कि हो गया डिजर्ट राजस्थान, अगर वहाँ पे रहते हो तो वहाँ पे एयर बहुत ड्राई होता है, तो उस ड्राई एयर को भी उसमें ड्रॉपलेट्स रखकर ह्यूमिडिफाइड करा जाता है. और उसके बाद अगर अगर आप लोग कहीं शिमला में रहते हो या फिर दार्जिलिंग में रहते हो, तो अगर कहीं पे ठंडी ठंडी जगह पे रहते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर लो है उसको, अब जैसे हम लोग इनहेल करेंगे तो हमारे पास नेजल पैसेज, उसके बाद नेजल चैम्बर में लॉन्ग स्पाइरल बोन्स होते हैं. दैट बोन्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग दैट एयर टेम्परेचर टू अवर बॉडी टेम्परेचर. तो ये तीनों फंक्शन हो गया कंडक्टिंग पार्ट, लेकिन जो ये डिफ्यूजन वाला फंक्शन ये नहीं होगा, ये एक्सचेंज पार्ट का फंक्शन है. इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जो मैं सीरीज अब कल से डालूंगा, जिसमें लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन करूँगा, उसमें मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ. अभी के लिए बस इतना जानो कि कंडक्टिंग पार्ट शुरू होता है एटमॉस्फेयर एक्सटर्नल ऑस्टिल से टर्मिनल ब्रोंकियल तक. इसका मेन फंक्शन होता है एयर को कंडक्ट करना फ्रॉम एटमॉस्फेयर एयर को ले जाकर एल्वियोली तक पहुंचाना, जिससे एल्वियोली उसको डिफ्यूज करके सके. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ 2022 अब्रॉड का क्वेश्चन, जिसमें अब्रॉड वाला क्वेश्चन में एक ही आएगा, का हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन. इन द रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन अ कीमोसेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू रिदम सेंटर इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन इज हाईली सेंसिटिव. तो इसमें ना आगे देखो ना पीछे, सीधे टिक लगा दो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा. देखो, जैसे ये ब्रेन का पार्ट है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ. आप लोग ये देख रहे हैं, ये एक फिगर है. एंड इन दिस वे दिस फिगर, अब ये फिगर में आप देखो तो इस रीजन को कहते हैं पोन्स रीजन. इस रीजन को पोन्स रीजन बोला जाता है. ठीक है, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड मेडुला रीजन. ठीक है, ओके. नाउ पोन्स रीजन में एक सर्कल बना देता हूँ एंड मेडुला रीजन में भी एक सर्कल बना देता हूँ. अभी बताऊंगा ये क्या है, अभी कलर चेंज कर देता हूँ. पोन्स रीजन में एक सेंटर होता है, इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर. एंड मेडुला रीजन में जो ये प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर. रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर. रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के ऊपर टू टू स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर भी जो थोड़ा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर बोलते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर. ये जो आप तो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर. एंड सेंट्रल कीमो रिसेप्टर के आसपास में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया. कीमोसेंसिटिव एरिया, अगर ये कीमोसेंसिटिव एरिया अगर कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस कर लिया, तो ये सिग्नल पहुंचाएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर को. एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे आकर ऐसे ब्लॉक कर देगा किसको, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर जो सिग्नल पठाएगा उसको. उससे क्या होगा, इंस्पायरेशन बंद हो जाएगा और एक्सपायरेशन शुरू हो जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सपायर आउट हो जाएगा. ये मैं डिटेल में फिर से मैं बता रहा हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बाद में. बस आप इतना जान रखो कि पोन्स रीजन में होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड मेडुला रीजन में होता है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनते हैं. अभी के लिए जस्ट जानो कि ये कीमोसेंसिटिव एरिया जो होते हैं, ये हाईली सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को इसने सेंस कर लिया तो
कौन सी रीजन न्यूमोटैक्सिक सेंटर मेडुला रीजन को ब्लॉक कर देता है, जिससे इंस्पायरेशन बंद हो जाता है और एक्सपायरेशन शुरू होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज आउट करा दिया जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ गंगानगर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 गंगानगर में भी उसी रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन सब टॉपिक से आया हुआ है, और इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोगों ने वो डिस्क्रिप्शन जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया था वो पता है। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैव न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर रीजन आइडेंटिफाई करो। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे होगा, देखते हैं हम लोग कहाँ है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज कोन्स रीजन में, कोन्स रीजन ऑफ ब्रेन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, ये फंक्शन लिखा है दैट अल्टर्स रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। जो हम लोगों ने अभी सुना समझा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड सेंस करेगा कीमोसेंसिटिव एरिया तो वो सिग्नल पठाएगा रिस्पिरेटरी, वो सिग्नल पठाएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर का, न्यूमोटैक्सिक सेंटर उसको मेडुला रीजन को क्लोज कर देगा, जिससे रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर का सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा एंड उससे क्या होगा, रिस्पिरेटरी रेट रिड्यूस हो जाएगा एंड इंस्पायरेशन बंद हो जाएगा, एक्सपायरेशन शुरू हो जाएगा। तो ये मैं डिस्क्राइब करूँगा, इसको एक्सप्लेन करूँगा इसको इन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। नाउ लेट्स मूव टू नीट 2021 क्वेश्चन नंबर 1। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोली। एल्वियोली के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये एक टेबल है जो कि आप लोग एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें से ये क्वेश्चन है। जैसे कि ये एल्वियोली हो गया, तो एल्वियोली के अंदर PO2 पार्शियल प्रेशर 1 से 4 होता है एंड PCO2 जो होता है 40 होता है। खोज लो और टिक मार लो, जो कि 3 नंबर है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। वाह, तो आपको पता ही है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन इज रिपीटेड, और मैंने आपको पहले इसका बताया था कि एल्वियोली में फेवरेबल कंडीशन कौन है और टिश्यू में इसका फेवरेबल कंडीशन कौन है, जिससे ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है। तो मेन फैक्टर तो हो गया PO2, ओके, लो काट देंगे पहले ही, ठीक है। और उसके बाद में PCO2 लो होगा तो हाई काट देंगे, उसके बाद ये हो गया राइट। तो 3 आंसर, इसको मैंने डिटेल में पहले एक्सप्लेन किया था, इसलिए यहाँ पे मैं जल्दी कर दूँगा। नाउ नीट 2020 का क्वेश्चन है 1 नंबर। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। दिस इज दैट ऑकर्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, दिस इज वेरी मच, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और ये कौन से सब टॉपिक से आया हुआ है आप लोग गेस करिए। तो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाले सब टॉपिक से आया, और ये मैं सॉल्व करने से पहले आपको फिर से मैं 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। इंस्पायर करने के वक्त क्या होता है और एक्सपायर करने के वक्त, ठीक है। जब भी कोई इंस्पायर करता है तो कंट्रैक्शन हो, ये आप लोग छोटा छोटा वर्ड है जो आप लोग समझ के रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज वेरी मच। कंट्रैक्शन होता है, कंट्रैक्शन किस मसल का होता है, 2 मसल्स यूज होते हैं फॉर इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों चीज़ के लिए। एक होता है डायफ्राम, डायफ्रागम, एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अब क्या है, मैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिब्स के, जो 2 रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, 2 रिब्स के बीच में जो मसल होता है उसको इंटरनल कोस्टल मसल बोलते हैं। एंड अगर वो रिब्स के अंदर हो तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, अगर वो रिब्स के बाहर की साइड में हो तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो इंस्पायर करने के बाद कंट्रैक्शन होता है, कंट्रैक्शन होने के कारण से क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम जो होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये बोयल्स लॉ है कि अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो कंट्रैक्शन होने के कारण से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा जो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर डिक्रीज हुआ, एंड अगर लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज है मतलब कम है, एंड एटमॉस्फेयर का एयर ज़्यादा है, तो क्या होता है कि जो जिस जगह पे ज़्यादा प्रेशर है वहाँ से प्रेशर
जहाँ पे कम है वहाँ पे आएगा। तो वही कम प्रेशर को फुलफिल करने के लिए जो एयर बाहर रहता है उस एयर अंदर आता है, एंड इसी मैकेनिज्म को हम लोग इंस्पायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो, इन दिस वे इंस्पायरेशन हैपन। नाउ आई विल टेल हाउ एक्सपायरेशन हैपन। ठीक है, एक्सपायरेशन में रिलैक्स होते हैं और एक्सपायरेशन में मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर अंदर का प्रेशर, जैसे कि लंग्स के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, तो अंदर से एयर बाहर जाएगा सो दैट प्रेशर विल बी बराबर। ओके, प्रेशर विल बी इक्वल। तो अंदर से अगर एयर बाहर जाएगा तो उसको हम लोग, उसी मैकेनिज्म को हम लोग एक्सपायर बोलते हैं, एक्सपायरेशन। अंडरस्टैंड? चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन होने के लिए कंट्रैक्शन होना जरूरी है। यस, कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है, कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी होता है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है, नहीं, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एंड प्रेशर डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज होगा तब बाहर से हवा आएगा, तो उसको इंस्पायरेशन बोलेंगे। ए एंड बी इज करेक्ट, फोर इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होने के लिए इनकरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट पूछना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ O2 बाइंडिंग विथ हेमोग्लोबिन। यस, इट कैन इंटरफेयर। यस, इट कैन इंटरफेयर। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एल्वियोली के अंदर अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा हो गया टिश्यू के अंदर, तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है वो डिसोसिएट हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर। यस, इट कैन इंटरफेयर। हाई H प्लस कंसंट्रेशन इन एल्वियोली, दिस इज रॉन्ग। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एल्वियोली के अंदर फेवरेबल कंडीशन कौन सा है, टिश्यू के अंदर फेवरेबल कंडीशन कौन सा है जिससे डिसोसिएशन हो। एल्वियोली के अंदर कभी भी H प्लस कंसंट्रेशन हाई नहीं होता, लो होता है। ठीक है, तो यही आंसर होगा क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हुआ है। नाउ 3 नंबर, लो PCO2 इन एल्वियोली। यस, इट इज करेक्ट। लो एल्वियोली में PCO2 लो होता है, टिश्यू में PCO2 हाई होता है। ओके, now binding of oxygen with hemoglobin is mainly related to partial pressure of oxygen. This is also correct. मेनली जो रिलेटेड होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से होता है। ठीक है, टू इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो दिस इज ऑल्सो सेम। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, अभी जैसे कि हम लोगों ने फिगर में समझा कि कौन से रीजन में होगा। ए का टू, ए का टू इज ओनली वन, तो टू आंसर। बाकी का आप सॉल्व करो, जैसे कि ऑक्सीजन जैसे कि प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस ये एल्वियोली में हो जाएगा। बाकी आप लोग सॉल्व कर लो, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आई कैन गारंटी। नाउ ये हम लोगों ने कर लिया है। 2019 का देखें, द सिलिएटेड इपिथेलियल सेल आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस। ठीक है, मूव पार्टिकल और म्यूकस आ गया तो हम लोग कंडक्टिंग पार्ट समझेंगे, जो कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में है, जो कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए बस आप लोग जानो कि मूविंग पार्टिकल और म्यूकस, म्यूकस मतलब नाक में जो म्यूकस होता है। ओके, तो नाक का बात हो रहा है, तो नाक का बात हो रहा है तो हम लोग क्या खोजेंगे ऑप्शन में, ब्रोंक्यूल्स खोजेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे। वन का अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सिलेटेड इपिथेलियल सेल आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इन ह्यूमंस दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, ओके, मेनली प्रेजेंट इन ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन टिप्स। ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है कि हम लोग म्यूकस को मूव करते हैं। फैलोपियन टिप्स में क्या होता है, लड़की गर्ल्स के लिए फैलोपियन टिप्स जिसमें ओवा मूव होता है। तो for that ciliated epithelium requires ciliated epithelium helps in movement of mucus or movement of ova in a coordinated way. Okay, so next question, question number 2 of NEET 2019 Odisha. This is the last question of this video. Correct answer, correct statement निकालना। Expiration occurs due to external intercostal muscle. Due to external intercostal muscle. Okay, we will read the second line. Intrapulmonary pressure is lower than atmospheric pressure during inspiration. इंस्पायरेशन परफॉर्म करने के लिए अंदर प्रेशर कम होना चाहिए एटमॉस्फेयर से। इट इज गुड। इंस्पायरेशन ऑकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। नो, रॉन्ग। एक्सपायरेशन होगा, इससे तो एक्सपायरेशन हो जाएगा भाई।
अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस हुआ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से, जैसे कि हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये लंग्स है, ठीक है, एंड एटमॉस्फेयर में क्या बोल रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस कितना होता है 760 mm ऑफ एच। अच्छा छोड़ो, जैसे कि इसके अंदर एटमॉस्फेयर में प्रेशर है 758 एंड लंग्स के अंदर है 760। तो अंदर से हवा बाहर जाएगा सो दैट प्रेशर विल बी मेंटेन। तो ये एक्सपायर होगा, इंस्पायरेशन नहीं होगा। तो दिस इज द करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। सो इंटरपोल दिस इज करेक्ट आंसर, 2 नंबर इज करेक्ट आंसर क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, रॉन्ग, रिलैक्स होने चाहिए, एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसको और डिस्क्राइब करना चाहिए, लेकिन इसको और डिस्क्राइब करना चाहिए यहाँ पे ड्यू टू कंट्रैक्शन ड्यू टू रिलैक्सेशन करके, तो ये नहीं होगा। टू इज राइट, टू इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, थैंक यू। आज the PYQ of breathing and exchange of gas video is completed. I have solved all the PYQs from 2025 to 2019, all the sets that has been conducted by NTA. Okay, and I have explained too. So thank you very much. अब इसके बाद मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज भी लाऊंगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस का, जिसमें मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन भी कराऊंगा प्लस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी करूंगा। तो प्लीज़ उसको भी देखना एंड आपको बहुत ही हेल्प होगा। एंड चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। भाई कहा